और चांदी की बात करें तो यहाँ भी 4 लाख की दहलीज पर चांदी पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि 3,83,000 का भाव देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना $5200 के पार और चांदी इंटरनेशनल मार्केट्स में $115 के पार कारोबार कर रही है। क्या जबरदस्त तेजी इस पूरी ही जनवरी में देखने को मिली है, जहां एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ठहराव आते हुए दिखाई देगा। अब जो ये टैरिफ को लेकर जो समीकरण जो बन रहे हैं यूरोप में, यूएस में, जो यूएस ईरान के बीच की टेंशन है, या फिर जो भी हालात जो पॉलिटिकल फ्रंट पे बने हुए हैं, ये मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इन दोनों कमोडिटीज को सपोर्ट करने में। इसके अलावा इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट तो बना हुआ है ही चांदी के लिए। मल्टीपल और फैक्टर्स जो इस तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां से आगे की चाल कैसी रहेगी, करना क्या है आपको, इस पर बातचीत करते हैं। संयम, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए भाव को लेकर क्या व्यू है आपका? नमस्ते जी। मुझे लगता है कि भाव जैसे 1,62,340 रुपए पे एमसीएक्स के ऊपर है। मार्केट के अंदर भी भाव 168 के आसपास विद जीएसटी चल रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी सोने के अंदर और चांदी के अंदर स्टीम है, और आने वाले समय के अंदर जो 3 महीने के अंदर मैं तो देख रहा हूँ, या उससे पहले भी जो सोना है वो 2 लाख करीब जा सकता है, और चांदी भी जो है वो 4.5 लाख के करीब जा सकती है। इसके अंदर ईरान यूएस की जो टेंशन्स है, जो वॉर लूमिंग है, जो टैरिफ वॉर्स है हर किसी कंट्री के साथ, यूएस डॉलर की जो वीकनेस है मार्केट के अंदर, जैसे सेंट्रल बैंक की बाइंग चल रही है, जैसे जो बॉन्ड यील्ड है जो यूएस की, वो सब डंप करते हुए गोल्ड के अंदर बैंक्स और कंट्री जितनी है, सेंट्रल बैंक से कंट्रीज है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है गोल्ड के अंदर अभी भी तेजी बरकरार रहेगी, और जो डॉलर फॉर्मेट के अंदर 5,900 से 6,200 डॉलर के अंदर सोना देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। और जो जितना भी बाइंग करेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर करेंगे, पिछले साल 65% के ऊपर के रिटर्न्स गोल्ड के अंदर मिले थे। ये साल भी मुझे लगता है 25 से 30% मिनिमम रिटर्न्स गोल्ड के अंदर मिलेंगे, या ज्यादा भी मिल सकते हैं। और मैं दोनों के अंदर, सोने और चांदी के अंदर, पॉजिटिव। ओके, तो यानी 4.5 लाख चांदी की आप बात कर रहे हैं और 2 लाख के पास सोना आप देख रहे हैं। तो यानी दो चीजें संयम यहाँ पर आपसे प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से और समझना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि मौजूदा स्तरों पर एंट्री लेने का कितना कंफर्ट है दोनों में, फिर सोने की बात हो, चांदी की बात हो, ज्यादा भरोसा किस पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि चांदी का यूजुअल रन अप जिस तरीके से रहा है, आमतौर पे माना यही जाता है कि यहाँ पर करेक्शन भी इतने शार्प हो सकते हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहे, गोल्ड शायद ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप भी सिमिलर व्यू के साथ जाएंगे? देखिए, चांदी आप देखेंगे कभी भी उथल-पुथल चांदी के अंदर ज़्यादा होती है, और रिस्क टेकिंग जिसकी कैपेसिटी होती है, उसको चांदी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन चांदी की जो तेज़ी हमने देखी है वो काफ़ी आ चुकी है। अभी गोल्ड का टाइम है जो उसको वापस उसको टच अप करे। तो मुझे लगता है कि अगर सोना जैसे 2 लाख करीब जाएगा, फिर अप्रैल, मई, जून के आसपास एक बार 1,60,000 1,65,000 जो अभी के भाव है उसके व्यू वापस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म करनी है, तो सोने के अंदर मैं उसके अंदर ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर 10-15% आने वाले 3-4 महीने के बाद भी नीचे आएगा, तो उसके बाद आने वाले कुछ महीनों के बाद वो वापस उस लेवल्स पे आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अगर सोना बाय करते हैं 162, 360 पे, तो 164, 164, 500 की सोच बना सकते हैं, और 161, 500 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर जिसको सौदा करना है अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, वो सोच से चल सकता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स, कॉइन्स के अंदर करके रख रहा है, मुझे लगता नहीं है उसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है। ये भाव के अंदर भी लेगा तो भी उसको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अच्छा, इस इन स्तरों पर निवेश किस तरीके का आप देख रहे हैं? फ्लोस किस तरीके के एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर हम गोल्ड की प्योरली बात करें तो अच्छा, डॉइचे बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि 2026 में $6,000 का भाव देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी भी नॉन डॉलर जो टैंजिबल एसेट्स है वहां पर बना हुआ है। आप भी एग्री करते हैं इस व्यू के साथ जो डॉइचे बैंक का कहना है? प्लस जो फ्लोज हैं इस समय वो कैसे एंटिसिपेट किए जा रहे हैं? देखिए, सोने की बाइंग तो फिजिकल काफ़ी अच्छी हो रही है। जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर फिजिकल नहीं चाहिए तो वो ईटीएफ के अंदर बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो 6,000 या 5,900 से लेके 6,200 का सोच डॉलर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगा, और इंटरनेशनल सर्टेनिटी को देखते हुए जो गोल्ड रेट्स है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यही रेट्स के अंदर मानसिकता है, और मुझे लगता है कि कोई भी दूसरा कमोडिटी दूसरे इक्विटी मार्केट्स के अंदर या दूसरे मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करे, तो गोल्ड को नो ब्रेनर मानते हुए मुझे लगता है कि अगर उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाए तो बराबर और सेफ्टी के साथ
बराबर तरीके से रिपोर्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है एक इन्वेस्टर को, तो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल सही है, गोल्ड में कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहें और अपने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते हुए देखें। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं 2028 तक जब तक ट्रम्प है यूएस के अंदर तब तक कम होती हुई नहीं दिखती हैं। जो इकोनॉमिक टैरिफ वॉर्स है वो भी कम होती नहीं दिखती हैं, तो मुझे लगता है 2028 तक सोना सेफ ज़ोन के अंदर है और धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जो आखिर में सही हमने बात कही वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब तक ट्रम्प है तब तक शायद सोने चांदी के ही दिन रहने वाले हैं। और हम देख भी रहे हैं, आप ट्रम्प के पावर में आने के बाद इक्विटीज वर्सेस बुलियंस का हाल देखेंगे तो क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे। अच्छा संयम, अब बजट क्योंकि बहुत नज़दीक है और कंसीडरिंग प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बजट से गोल्ड सिल्वर पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपकी विश लिस्ट क्या है? देखिए, एज अ पास्ट चेयरमैन ऑफ जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल हमने कुछ रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री में भेजे हैं। उसको मैं आपको नरेट कर देता हूँ अभी, कि आज तो पहले कोई भी नोडल ऑफिसर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए नहीं है। तो हमने लिखा है कि नोडल ऑफिसर चाहिए जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। जितने भी एनआरआई एंड टूरिस्ट इंडिया के अंदर ज्वेलरी खरीदने आते हैं, जो उनके ऊपर 3% जीएसटी और 6% कस्टम्स लगता है, उसको भी हमारी सोच है कि एयरपोर्ट के ऊपर उसको भी रिफंड कर दिया जाए, अगर वो इंटरनेशनल कोई बायर इंडिया में आके बाय करके वापस ज्वेलरी बाहर लेके जा रहा हो। जो ड्यूटी 6% है कस्टम ड्यूटी, काफ़ी मार्केट के अंदर न्यूज़ आ रही है कि ड्यूटी बढ़ सकती है। मुझे और यूजीसी को मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कि ड्यूटी बढ़ेगी। हमारी ये सोच है कि ड्यूटी 2% घटनी चाहिए। जो आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में दुबई के अंदर भी 5% वैट है, तो हमारा 6% प्लस 3% करके 9% तक इंडियन बायर को लगता है गोल्ड के ऊपर कस्टम ड्यूटी और जीएसटी। तो मुझे लगता है कि 6% से 2% अगर कम किया जाए तो इंटरनेशनली जो घूमने जाते हैं ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, वो वहाँ से कुछ छोटी-बड़ी ज्वेलरी खरीद के इंडिया में ना आए और इंडियन ज्वेलरी और इंडियन कारीगरों को ही उससे सपोर्ट मिलेगा। गोल्ड के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर ईएमआई अभी तक शुरू नहीं की गई है, तो हमारी ये सोच बनी है कि हमने लिखा है कि ईएमआई ज्वेलरी के ऊपर चालू कर दी जाए। जो आप कोई गाड़ी लेने जाओ, घर लेने जाओ, सबके ऊपर ईएमआई उपलब्ध है, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर ईएमआई नहीं है। कैपिटल गेन टैक्स, आज अगर ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी अगर बिकती नहीं है, आज अगर ₹80,000 का भाव था पिछले साल, 1,80,000 70,000 का भाव अगर आज आ गया है, तो मुझे लगता है कि ₹90,000 के ऊपर बहुत बड़ा वैल्यू के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एक ज्वेलर को लगता है। अपना सोना, अपनी मूड़ी बेच के उसे टैक्स गवर्नमेंट को भरना है। तो हमारी सोच है कि ये कुछ डेफर किया जाए साल से 2 साल के करीब, ताकि एक ज्वेलर को ब्रीथिंग स्पेस मिले। जीएसटी कभी भी बजट का हिस्सा नहीं होता है, लेकिन हमने फिर भी उसके बारे में लिख के भेजा है मिनिस्ट्री के अंदर कि 3% जो जेम एंड ज्वेलरी के ऊपर जीएसटी लगाई है, उसको 1.25% की जाए या 1.5% की जाए, क्योंकि पहले 30,000 40,000 के जब रेट्स थे, उसके ऊपर जो वैल्यू थी उससे कहीं कम है, और उससे ज्वेलर्स को भी एक बूस्ट मिलेगा और जो साइमल्टेनियसली अलग मार्केट्स में काम करते हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। कस्टम ड्यूटी कम करने से ये फायदा हुआ है, लास्ट टाइम 812 टन का इंपोर्ट हुआ था 2 साल पहले, और इस साल सिर्फ 623 टन का इंपोर्ट हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को बताना है, हमने लिखा है कि अगर ड्यूटी कम भी कर दी जाए कस्टम ड्यूटी, तो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। जितना लोगों के पास है फंड, उतना ही लोग काम करते हैं। एक और बात है रेगुलराइजेशन ऑफ डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड जो पहले हर ज्वेलर 100 मिली, 200 मिली, 1 ग्राम एक यंगस्टर, एक मिलेनियल को देता था, अभी वो गवर्नमेंट ने, सेबी ने डीरेगुलेट करके, या उसके ऊपर थोड़ी नेगेटिविटी आई है, तो उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं ताकि डिजिटल गोल्ड भी आने वाले समय के अंदर एंड यूथ और मिलेनियल्स बाय कर सकें। तो ये सब हमारी मांग है, और मुझे लगता है कि कस्टम ड्यूटी के ऊपर काफी पॉजिटिव है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर धीरे-धीरे कस्टम ड्यूटी घटेगी। इनफैक्ट जो आपने विश लिस्ट बताई सभी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ईएमआई वाला जो डिमांड है वो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और वैसे भी जब 2 लाख का सोना होने वाला हो तो फिर तो ईएमआई पर ही खरीदा जाएगा, क्योंकि इस भाव में तो 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक 150 सीसी की बाइक आ जाती है जो कि ईएमआई पर मिलती है। इनफैक्ट उसके बावजूद भी पैसे बच जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अच्छा सही है, एक चीज़ और, पहले जो 2 लाख की लिमिट थी, इसको बढ़ाने की कितनी नीड है या कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? क्योंकि जब ये 2 लाख की लिमिट रखी गई थी तब सोने का भाव कुछ और था, अब कुछ और है, तो इसको इंक्रीज करने को लेकर आपका व्यू क्या है?
वाली जी, लास्ट टाइम हमने 2 साल पहले, 1 साल पहले भी और 2 साल से हम जनरली मिनिस्ट्री को लेकर रहे हैं कि 2 लाख की लिमिट को 5 लाख किया जाए। लेकिन हमको हमेशा एक ही रिस्पॉन्स आता है कि कुछ भी बात कर लो, लेकिन पैन कार्ड की जो लिमिट है उसके ऊपर बात नहीं हो सकती है। 2 लाख की लिमिट घटा सकते हैं, बढ़ाने के अंतर नहीं। इसलिए इस बार जो बजट रिकमेंडेशंस हमने दी है, उसके अंदर हमने पैन कार्ड की लिमिट के ऊपर ज़्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर ले आए पूरे कंट्री को। काफ़ी रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर मिनिस्ट्री में की गई है पैन कार्ड के ऊपर, लेकिन इसके अंदर हमको कोई पॉजिटिव नहीं दिखी बात जाते हुए, इसलिए हमने इस बार इसके अंदर नहीं डाला है कि मिनिस्ट्री करे। लेकिन अगर 5 लाख तक की लिमिट आ जाती है, तो घर के अंदर जो हाउसवाइफ्स अपना कैश बचा के फिर सोना खरीदने जाती हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है पैन कार्ड देना, या घर के अंदर भी बहुत बार इन्वेस्टमेंट रूप से या स्त्री धन के रूप से ये कोशिश करती हैं उसको बचा के अपने पास सेफ्टी टाइम के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए रखना, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने काफ़ी लेटर्स लिखी हैं, अभी तक हमें कुछ इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, जिस वजह से हमने इसको अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। ओके, ओके। चलिए, शुक्रिया संयम आपका, आप शो में आए और आपने प्राइसेस पर, फंडामेंटल्स पर और बजट एक्सपेक्टेशंस पर बात की। पर वो ईएमआई वाली जो विश लिस्ट है आपकी, वो मैं चाहती हूँ कि वो ज़रूर फुलफिल हो। आम कंज्यूमर्स के लिए तो काफ़ी भला हो जाएगा। शुक्रिया आपका।